नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। मैं हूं मीनाक्षी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशरोती जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे मणिपुर की पॉलिटिक्स की। पिछले 2 हफ्तों से वहां एक बहुत बड़ी सियासी खींचतान जारी थी। लग रहा था कि जो एन बीरेन सिंह की सरकार है वो गिर सकती है। जिस तरीके से एनपीपी के विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया था, भाजपा के 3 विधायक जो थे उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग करते हुए इस्तीफा दिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अलग एक गठबंधन बन गया और उसके बाद में बहुत बड़ा एक जो बदलाव देखने को मिला था। रातों रात सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न बीजेपी के नेता हैं, जो नेडा के संयोजक हैं, सब लोग इकट्ठे हुए और ये पूरी खींचतान चलती रही। इस संशय पर विराम लगा बुधवार को, जब एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक प्रतिनिधि मंडल जो थे उन्होंने भाजपा के सीनियर लीडर्स से दिल्ली में मुलाकात की। संगीता जी, ये जो पूरा टर्मोइल रहा, पूरा जो ये जिस तरीके से चीजें सामने आई, लगातार हम शुरुआत सुन रहे थे कि एन बीरेन सिंह के, खासकर एन बीरेन सिंह को लेकर जो मणिपुर के नेता हैं, जो एनपीपी के नेता हैं और खासकर उप मुख्यमंत्री जॉय कुमार, वो बहुत खुश नहीं थे। ये पूरा मामला क्या था और क्या समीकरण थी वहां पर एनपीपी और भाजपा की? देखिए, ये जो मणिपुर में हमारे को खेल ही कहूंगी मैं, जो ये खेल दिखने लगा जून 17 तारीख से, सो वहां में ये एक्सपेक्टेड था। हम अप्रैल में जब हमने देखा कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है युमनाम जॉय कुमार सिंह, जो एनपीपी से है, एनपीपी जो नेशनल पीपल्स पार्टी, तो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, तो उनका जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उनके लीडर और जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, इनके बीच में कुछ खटपट तो पिछले साल से ही चल रहे थे और बहुत सारे के साथ ये चल रहे थे। फिर एक बेटा का मामला भी हुआ, तो उन्होंने कुछ कहा तो जिसकी वजह से पुलिस एक्शन भी किया, तो ये सब चलता रहा। फिर अप्रैल में जब हमने देखा कि इनकी जितनी पोर्टफोलियो है वो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो लेके चले गए, तब हमें लगा कि अब क्या होगा, अब तो कुछ तो होगा। तो वही हमको 17 जून को दिखने को मिला। तो उसके बाद जब ये हुआ एक हफ्ते का खेल, तो उसमें हिमंत बिश्व शर्मा जो नेडा के कन्वीनर है नॉर्थ ईस्ट, ये जो एनडीए तो सेंटर में है और नेडा का जो अलायंस है बीजेपी का वो नॉर्थ ईस्ट का है, तो वहां के जो कन्वीनर है वो पहुंचे वहां। और एक और बात यह है कि एनपीपी के साथ सरकार तो मेघालय में भी है, मेघालय लेड सरकार, एनपीपी लेड सरकार है मेघालय में, और यहाँ उल्टा है, बीजेपी लेड सरकार है। और क्योंकि बीजेपी बस एक ही सीट जीत पाई मेघालय में, तो ये बस सरकार में घुस गए। तो अब इनका ये है कि अब ये दोनों सरकार संकट में पड़ गए। तो उसमें जो कॉनरेड सांगमा है मिनिस्टर, ही ऑल्सो जम्प्ड इन। तो ये तो सोचे कि अब मेघालय क्या मणिपुर क्या मेघालय का भी हालत गड़बड़ होगी। तो जब हमारी बात 17 तारीख को, जून 17 तक को हुई, मेघालय में हेडक्वार्टर है एनपीपी का, तो हमने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने जब जैसे टॉप सोर्सेस ये जब कहे कि हम अब पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारे को समझ में आया कि यहाँ तो ये जो 4 जने हैं और उनके जो प्रेसिडेंट वगैरह है पार्टी के, तो ये अपने हिसाब से कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। तो इसी कारण मुझे लगा कि कॉनरेड सांगमा हिमंत बिश्व शर्मा के साथ वहां स्पेशल फ्लाइट में पहुंच गए, और एक ही दिन के लिए पहुंचे, क्योंकि अगर एक दिन से ज्यादा होंगे तो उनको क्वारंटाइन में रखनी पड़ेगी। सो समय भी ऐसा है, तो सब पहुंचे सुबह, बहुत अलग अलग मीटिंग किए, कॉनरेड सांगमा में अपने लीडर्स के साथ भी मीटिंग किए, और उसके बाद पता चला कि इनको कुछ काम करने को दे नहीं रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर है। तो इसकी भी एक कहानी है। क्या होता है, नेशनल पार्टी जो होते हैं ज्यादातर, जो बीजेपी भी नेशनल पार्टी, सो ये रीजनल पार्टी को खा जाने की कोशिश करते हैं हर समय। आगे इनके रहने की कोशिश करते हैं। 4 मिनिस्टर्स तो मतलब 4 बीजेपी जो एनपीपी के एमएलएज हैं, इनके में इसमें 3 तो मिनिस्टर है, स्टार्टिंग विद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर भी है, लेकिन उनको कुछ काम करने नहीं देते हैं ज्यादातर, क्योंकि उनका क्रेडिट फिर एनपीपी ले जा सकते हैं।
खाली जो गठबंधन सरकार नहीं लेंगे, तो ये जो बीजेपी चीफ मिनिस्टर करना चाहते हैं सब कुछ, तो ये जो चीजें हैं, तो उसमें मुझे लगा कि एक चीजें ये गड़बड़ हुई। और क्योंकि जयंत कुमार जो हेल्थ मिनिस्टर है, एनपीपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा और ये कहा कि हमारे को कुछ करने को नहीं दे रहे हैं, हम कोरोना के टाइम पे बहुत कुछ करना चाहते हैं कि लोगों के भला हो, लेकिन वो होने नहीं दे रहे। तो ये, और बीजेपी जो है रीजनल पार्टीज को खा जाने में माहिर है। अब देखिए शिवसेना के साथ क्या हुआ, अब असम में बीपीएफ के साथ क्या हो रहा है देख रहे हैं। तो ये बहुत सारे जगहों में वो ऐसे करते हैं। तो ये भी एक, मुझे लगता है इसका एक उदाहरण हमें मणिपुर में भी देखने को मिला। तो ये हुआ। उसके बाद जो स्पीकर है उनका रोल तो क्या कहे, ये मतलब हम अरुणाचल में जब सरकार टूटी थी और एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल जो उल्लंघन कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, जो एक रिजॉर्ट में असेंबली चलाई गई, डिप्टी स्पीकर जो थे, और ये मणिपुर दिन राज्यसभा में जो किए, मतलब एक टीएमसी का एक लेजिस्लेटर है, वो उन्होंने अपना सपोर्ट जो बीजेपी लेड सरकार के उनसे हटा के और कांग्रेस के साथ जाना चाहा, तो उनको वोट ही नहीं देने दिया। अब ये बोल रहे हैं कोर्ट में जाएंगे, और इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अर्जी भी दी, इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं कहा। तो दूसरी बात जो मैं आपको कहूं कि ये जो केसेस चले एकदम से, फिर सीबीआई जो है एक बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है, ये ब्रह्मास्त्र वहां से छोड़ दिया गया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मतलब जब हम इलेक्शन कवर कर रहे थे मणिपुर के असेंबली इलेक्शन 2017 में, तो वहां जो इबोबी सिंह सरकार थे, लोगों का पसंदीदा सरकार नहीं थे ज्यादातर लोगों के, लेकिन तो ये बीजेपी को भी लोग चाह रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव मिले, जिससे ये करप्शन जो अगर हो रहा हो इस सरकार में तो उसकी जांच हो। लेकिन ये जांच 2017 से नहीं हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए कुछ चीजें, लेकिन एकदम से जब इनके दोस्ती टूटने जो लगे एनपीपी के साथ और भी कांग्रेस के साथ थोड़ी आसपास होने लगे ये लोग, तो ये नवंबर 2019 में इनकी केस जो है सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई को दे दिया। अब सीबीआई अब एक और प्लेयर बनके उतरे उस दिन सरकार बचाने के लिए। उन्होंने इबोबी सिंह को समन दे दिया कि आपको आना है हमारे इंटरोगेशन में। और उसके बाद, और ये जो 4 एनपीपी के एमएलए हैं, इनको ले आए दिल्ली, अमित शाह जी जो हैं और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं नड्डा साहब, उनसे मिलने के लिए। उसके बाद जो ये वापस गए, अब ये एक साथ रहने की एक मतलब उम्मीद है कि कुछ रहेंगे, कि कांग्रेस संघ सरकार भी बचानी है। और दूसरी बात ये है कि अब हमको जो सुनाई दे रहा है ये है कि बीजेपी के अंदर ही बहुत रेबल्स हैं मणिपुर में, तो ये भी चाह रहे अब दिल्ली आए अपनी बात रखे। तो मुझे लगता है ये एंड तो नहीं है, पर फिलहाल जो है थोड़ी रुक गई है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया अरुणाचल प्रदेश का, हम अगर मणिपुर में जो अभी हुआ इसकी ही बात करें, तो जब इन विधायकों ने इस्तीफा दिया था और कल बुधवार को जब ये लोग वापस लौटे और सीधे जब ये प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से सीधे गया है राज्यपाल के ऑफिस में और वहां जाकर इन्होंने अपने जो रेजिग्नेशंस थे वो विड्रॉ किए हैं। इतना लंबा समय बीत जाता है और उसमें राज्यपाल द्वारा इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। तो जिस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की आप बात अरुणाचल के एग्जाम्पल में करती हैं, कि क्या उस तरीके की बात क्या मणिपुर के केस में भी देखी जा सकती है? क्योंकि विधायकों का इस्तीफा कई दिन पहले हुआ था, लगभग 10 दिन पहले हुआ था और उसको मंजूर नहीं किया गया। इट वॉज ऑन होल्ड टिल दे कम बैक एंड दे विड्रॉ इट। देखिए, जब ये सब मिलके जो एक इन्होंने एक सेकुलर फ्रंट भी बनाया था, इन्होंने सब मिलके, जैसे 9 रेबल एमएलए निकले, 4 एनपीपी के थे, और उसके बाद ये जो कांग्रेस के बाकी जो रह गए हैं, फिर टीएमसी के जो सपोर्ट इन्होंने कांग्रेस वालों को दिए, फिर एक इंडिपेंडेंट एमएलए भी है जीडी बाम कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो उन्होंने भी सपोर्ट हटाया इस सरकार से और इनको सपोर्ट करने की बात करी। तो ये सभी मिलके जो गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला जी, उनको अर्जी भी दी कि हम एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस जो है, एक जॉइंट असेंबली सेशन चाहते हैं और उसमें हम नो कॉन्फिडेंस मोशन
बीरेन्द्र सरकार के खिलाफ चलाना चाहते हैं। लेकिन वो फेस नहीं किए, क्योंकि ये समझ में आ गया कि अगर ये फेस करते हैं तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली एक चीज को करनी पड़ेगी, तो इसीलिए कुछ और तरीका निकाले गवर्नर। इसलिए उन्होंने उनको मिला भी नहीं, वो बस एप्लीकेशन लेके ऑफिस राजभवन रख दिए, क्योंकि शी वाज वेटिंग फॉर दिल्ली टू एक्ट, यू नो, सो शी आल्सो एक्टेड लाइक अ बीजेपी लीडर। और जो स्पीकर जो है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बीजेपी लीडर का ही काम किया जब हमने राज्यसभा में वो देखा, और वो पहले से भी कर रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, एक बहुत बड़ा चीज हुआ मणिपुर में, जिस दिन 2017 में बीरेन्द्र सरकार की जो स्वेरिंग इन हुई, वहां पे एक कांग्रेस एमएलए को भी मिनिस्टर बनाया जाता है। मतलब सीधा शेड्यूल की उल्लंघन है, पर फिर भी गवर्नर उनको स्वेरिंग इन कराते हैं। सो गवर्नर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, पर उन्होंने उस दिन वो चीज नहीं किया। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में बात आई, और आते आते अब इस मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, फिर वो जो 60 मेंबर असेंबली है वो जाके 59 मेंबर हुए। लेकिन इसके दौरान जो बीच में की बात है, उसमें 7 और जो कांग्रेस के एमएलए है वो अपने जाके ट्रेजरी बेंच में बैठने लगे, वो हाउस से रिजाइन ही नहीं किया। आप सोच सकती है ऐसी बात, तो ये वो बैठने लगे। फिर जब ये केसेस पीआईएल जो ये पिटिशंस वगैरह फाइल हुई मणिपुर हाई कोर्ट में, मणिपुर हाई कोर्ट ने भी ठीक से इसकी जवाब नहीं दी, और उन्होंने स्पीकर छोड़ दिया। और स्पीकर कौन निकले? ये बीजेपी के जो एमएलए हैं युमनान खेमचांद। तो उन्होंने उस दिन राज्यसभा में, फिर बीच में जब मणिपुर हाई कोर्ट की ऑर्डर आई, तो ये 7 जने को सस्पेंड कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते असेंबली के। 60 मेंबर असेंबली है तो 7 जना और भी चले जाते हैं, तो फिर कितने 59 के बाद 7 अगर गए तो 52 मेंबर हो गए हैं। तो उसके बाद लेकिन राज्यसभा असेंबली का जब इलेक्शन, राज्यसभा का जब इलेक्शन आया उस दिन, तो उन्होंने क्या किया, 4 जने जो हैं जो भी कांग्रेस में वापस जाना चाहते हैं उनको तो सस्पेंड कर दिया, अलाउ नहीं किया वोट देने के लिए। टीएमसी वाला जो सपोर्ट करना चाहते हैं दूसरे सरकार को, उनको वोट करने नहीं दिया। लेकिन वो 3 जना कांग्रेस के जो ये बीजेपी के साथ आना चाहते हैं उनको वोट करने दे दिया। तो आप सोचिए, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो उल्लंघन हो रही है। तो और सो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब बाद में सालों बाद शायद चीजें आएंगी, लेकिन अगर हमारे जो जुडिशरी कोर्ट्स और ये सब चीजें ये जो हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए, अगर पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स इसको उल्लंघन करते हैं, तो इनकी भी एक दायित्व बनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें। लेकिन ये बहुत दिन लगाते हैं और चीजें आने में बहुत टाइम लगते हैं। तो लोगों में जो विश्वास होती है, लोगों में जो एक वो जो एक फ्रस्ट्रेशन जो दिखते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि आज देखिए एक पार्टी कर रहे हैं, कल को दूसरे और करेंगे, तो फाइनली लॉस किसका हुआ? लोगों का हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे पॉलिटिशियन करे। मणिपुर के अलावा जो एक मसला सबसे बड़ा सामने आया वो था असम में। कोरोना के अलावा वहाँ पर असम में जो बाढ़ आती है हर साल, उसका मसला जो है वो इस बार भी हमारे सामने है, संकट सामने है। एक जो इससे पिछला जो फ्लड का रहा, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया गया था। और अभी जो स्थिति है, आज 16 जो भारी बारिश पिछले 3 से 4 दिनों में हुई है, उसमें 16 जिले प्रभावित हैं। उन 16 जिलों के लगभग 25,000 लोगों को हटाया गया है। डिब्रूगढ़ और धीमाजी जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त अफेक्टेड जो जिले हैं वो हैं। संगीता जी, इस बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? जैसे कि हम जानते हैं कोरोना वायरस के चलते गुवाहाटी में अब से अगले कुछ दिनों के लिए वहाँ लॉकडाउन रहने वाला है, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो वहाँ पर बाढ़ का कहर है। क्या स्थिति है अब वहाँ की? देखिए, जैसे ये हर साल का एक कहानी है असम फ्लड। जब बारिश आती है मॉनसून के टाइम पे, ये सेकंड बाउट है असम फ्लड्स के, दूसरी बार हुई है इस साल। माजुली जो है वो भी अफेक्टेड है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मपुत्र से सराउंडेड है, और डिब्रूगढ़ जो टाउन है उसमें लोगों के घरों के अंदर पानी है।
गुवाहाटी में भी हमने घरों के अंदर पानी की खबर मिला हमको। तो ये सारे चीजें अब चल रही है और 40 रेवेन्यू सर्कल्स सो फार अफेक्टेड है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। तो ये मुझे लगता है असम का जो बारिश है, जो मानसून है, अभी भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बाकी के दिन में और भी ये स्थिति बुरी हो सकती है, बढ़ सकता है। और रोड कनेक्टिविटी जो है ये बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो जाती है। तो इस साल भी वही देखा है। तो ये चीजें अब है, लेकिन रिलीफ के कार्य भी चल रहे हैं। बहुत सारे रिलीफ कैंप्स बनाए, 142 रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं। जैसे मैंने कहा अराउंड 19 to 20,000 लोग रह रहे हैं। तो ये अभी का जो अपडेट है हमारे को यही मिला है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू है असम को लेकर है वो है बागजान के जो ऑयल फील्ड्स में जो ऑयल वेल में आग लगी थी। 4 हफ्ते होने को आए हैं, सेना भी, सुरक्षा बल भी वहां पर लगे हुए हैं मदद के लिए, पर अभी तक हम कामयाब नहीं हुए हैं उसको डाउस करने में, उसको हम काबू नहीं पाया जा सका है वहां पर। इस बीच एनजीटी ने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है ऑल इंडिया लिमिटेड पर। जो ये पूरी जो एपिसोड रहा, ये पूरा जो घटनाक्रम रही, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आज का डेट में, आज तो जून 17 है, तो जून 27 है, तो मई 27 में आग की खबर आई थी। तो आज तो पूरे 1 महीना हो गया है और अभी भी चल रहा है। लेकिन अब लेटेस्ट खबर हमारे पास यही आई है कि जो ऑयल है इंडिया लिमिटेड जो है, इनका जो आज इन्होंने ऑपरेशंस अब रोक दिया गया है, रोक दी है, क्योंकि आग अभी चल रहा है और ऑपरेशंस रोक दिया गया है। क्योंकि क्या हुआ है, एक ही रूट है वहां पहुंचने का, और वहां पे जो एक कंक्रीट ब्रिज था ये फ्लड में बह गए हैं। तो अब ये बड़े बड़े जो हैवी व्हीकल्स और मटेरियल जो ले जा रहे थे उसमें से ऑलरेडी ये ब्रिज जो है वीक था, और फिर 1 महीने से बड़े बड़े मशीन्स लेके जा रहे हैं उसके थ्रू, तो वो ब्रिज टूट गया है। तो ये जो संपर्क है वो टूट गया है। तो इससे अब ये फायर अभी चल रहा है, क्योंकि फायर को एक्चुअली कैपिंग जो करते हैं, वेल की जो कैपिंग करते हैं, वो कैपिंग का खत्म नहीं हुआ है। बाकी के जो आसपास के एरिया है उसका फायर हो रहे थे, लोगों को डिस्प्लेस हो गए हैं, तो लोगों को रिलीफ कैंप पे रखा गया है। तो वो एरिया भी अब फ्लड्स के अंदर आ गए हैं। तो लोग तो अभी भी ये स्कूल और ये सब जो रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं उसमें रह रहे हैं। तो ये अब लेटेस्ट खबर ये है कि मतलब ये फायर तो अब चलेगा, क्योंकि जब तक सुना है हमने आर्मी से भी मदद मांगे है ये ब्रिज को। इनके आर्मी के होते हैं बेली ब्रिज जो होता है, एकदम से ब्रिज एक जो बैठा सकते हैं, क्या वैसा अगर बैठा पाए तो ये शायद काम आगे बढ़े। तो ये खबर तो अभी ये है कि अनऑफिशियली है कि आर्मी से मदद मांग रहे हैं ऑयल इंडिया। तो ये एक लेटेस्ट आज की खबर है। ये ब्रिज जो है अराउंड 10 किलोमीटर्स बागजान का जो साइट से ऑयल फील्ड से अराउंड 10 किलोमीटर्स है। और बागजान ऑयल फील्ड के बारे में मैं एक लाइन और बता दूं कि ये जो ऑयल फील्ड है तो उसमें अराउंड 22 वेल्स है, ऑयल वेल्स है वो। और ऑयल वेल जो है ये क्रूड का भी, ऑयल का भी वेल है और गैस का भी है। तो ये गैस वाला है जो मई 27 को जिसका ये जो स्पिल हुआ, ब्लो आउट हुआ। और दूसरी बात ये है कि जून 9 तारीख को एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हुआ, जिसके बाद असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनको बोला कि आप इनका जो लाइसेंस है वो खत्म कर देंगे ये वगैरह। तो फिर उसके बाद ऑयल इंडिया ने कहा कि हम गुवाहाटी हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे क्योंकि आपने हमारी बात नहीं सुनी। तब हमने देखा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनका जो ऑर्डर था वो विड्रॉ कर दिया। अब हमारे को ये अनऑफिशियली है, ये सब लोग कह रहे हैं कि सरकार से प्रेशर आई तो इसलिए उन्होंने उनका जो है वो विड्रॉ कर लिया। तो ये चीजें है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग अफेक्टेड है, इतने जो गांव हैं आसपास, जिससे ये ऑयल का जो एक्सप्लोरेशन हुआ, लोगों से बात करती होती है, पब्लिक हियरिंग, ये पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ। और लोग आज जो अफेक्टेड है वो जाके रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दुख भरी सच्चाई है इस पूरी कहानी। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है।
जो ये ऑयल फील्ड्स हैं इसके बिल्कुल पास में एक नेशनल हमारे पास में हमारा जो है एक नेशनल पार्क है। उस पार्क में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ टी स्टेट्स जो हैं उसके आसपास के जो चाय के बागान हैं वहाँ जो छोटे किसान थे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो आसपास के तालाब हैं वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो जलीय जीव जंतु हैं उनकी लाशें पड़ी हुई थी। उनके चाय के बागानों के ऊपर पूरी गैस के फ्यूम्स बने हुए हैं और ये कहीं न कहीं और इससे कहीं न कहीं कुछ अफ़ेक्ट हो सकते हैं वो लोग। हालाँकि लगातार ऑयल इंडिया की तरफ से कहा गया क्योंकि ये गैस जो है कोई रासायनिक गैस नहीं है, इसलिए नुकसानदायक नहीं है, पर लोग वहाँ जो हैं वो फ़ील कर सकते हैं और ख़ासकर जो जीव-जंतु हैं वहाँ आस-पास नेशनल पार्क के, वो सब प्रभावित हो रहे हैं। क्या सरकार की कोई जवाबदेही इन सब सवालों को लेकर है? जी वही है, जब हम रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं और लोगों का जो लोकल एनवायरमेंटलिस्ट है और उनसे हमने जब बात वगैरह की और लोकल लोगों से, तो इसके यही यही कहानी है कि मतलब इनको कुछ अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है। और दूसरी बात जैसे आपने कहा इतने सारे फार्मिंग जो फार्मर्स हैं वहाँ, तो इनके जो फार्मिंग एरिया है, इनके स्टैंडिंग क्रॉप्स थे वो सब जल गए हैं। आप चाय बागान की बात कर रही है, जब डिब्रू सईखोवा जो एक नेशनल पार्क है, उनका जो एक्वेटिक लाइफ वगैरह सब खत्म मतलब। और हमने ये सब फोटोज वगैरह ट्विटर वगैरह में बहुत चला, न्यूज चैनल्स में भी चलाई। फिर जो एक वेटलैंड्स है बांगुरी बील, जो ये मांगुरी बील का जो वेटलैंड का जो पूरे बहुत ही हार्म हुआ है, उसका एनवायरमेंटली उस एरिया में बहुत डिग्रेडेशन हुई है। और ये सो इसका भरपाई कौन करेगा? आप देखिए जो ये कंपनी कर रही थी, इनके रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ने कुछ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बात करी, सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो इन्होंने नियम कुछ बदले। और नियम में क्या आया कि बहुत सारे कंपनी जो है ये जो पर्टिकुलर कंपनी इसमें इन्वॉल्व था, ये गुजरात बेस्ड एक कंपनी है जॉन एनर्जी, इनका पहले का कोई मतलब कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं है असम में ऑयल का ये जो इंडस्ट्री के साथ, पर इनको फिर भी काम करने के लिए दिया गया। अब जब फायर हुआ था, जब ये ब्लो आउट हुआ, तब ऑयल इंडिया ने इनको एक शोकोज नोटिस भी दिया, लेकिन इसका क्या हुआ अभी हमें तक अब खबर नहीं है। तो ये चीजें जो है, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रहा सरकार की तरफ से कि इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाया जाए। मुझे लगता है कि ज्यादातर इसको ढकने की कोशिश होती है और जस्ट खत्म करके आगे बढ़िए जी। तो ये है, तो उसमें एनवायरमेंट इज अ वेरी बिग इशू, पूरे असम के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो बायोडाइवर्सिटी है, आप अगर पूरे भारत की नक्शा देखे, पूरे मैप देखे, उसमें जो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगर आप वही ये हाल कर रहे हैं तो आप हम क्या क्लाइमेट चेंज, क्या ये सब की बात करेंगे, जब सरकार की एक जवाबदेही बनती है, जैसे आपने कहा वो हमें अभी तक इतनी देख नहीं रहा। आप सरकार जैसे ऐसे लग रहा है, बहुत स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें यही दिख रहा है कि जैसे तैसे बात तले और आगे बढ़े। तो लोगों की आवाज थोड़ी बहुत इस बार बहुत जो सोशल मीडिया वगैरह में लोगों ने आगे बढ़ाया, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, प्रोटेस्ट वगैरह या स्ट्रीट में लोग आ नहीं सकते, मीटिंग वगैरह नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं कर सकते, तो ये लोगों ने सोशल मीडिया में बात बहुत बढ़ाई और उसका इफेक्ट भी हुआ। सरकार को भी थोड़ा फ्लैक मिला, उनको भी क्रिटिसिज्म मिली। तो जितना जो कुछ हो रहा है अभी, तो इसी वजह से हो रहा है। और बड़े बड़े लोग जो असम के हैं, तो ये लोग भी उसमें इन्वॉल्व हुए और सरकार को सवाल पूछने लगे, तो शायद इसी वजह से ये कुछ चीजें हुई। तो मुझे लगता है धीरे धीरे अब ये बात चलने लगी है, इससे आगे कुछ और चीजें भी तो होती है। तो जो न्यूज साइकिल फॉलो करने वाले जो न्यूज चैनल्स वगैरह होते हैं, वो जब मूव ऑन कर जाते हैं तो सरकार के लिए भी बहुत मदद हो जाती है, आपने भाई कई जगह देखा है। तो मुझे लगता है कि ये सब भी एक यहाँ पार्ट प्ले करेंगे, ये सब चीजें भी। तो फाइनली जो है, जो मैंने कहा आपको, लोग जो है, जो लोगों का जो वहां के रहने के लोगों की जो नष्ट हुई है बहुत सारे चीजें, उसका जो फेस करेंगे, ये सारे डिग्रेडेशन सभी
चीजों की वही लोग फेस करेंगे, बिकॉज वी विल मूव ऑन, हम चले जाएंगे, न्यूज वाले चले जाएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी इफेक्ट होगी और परमानेंटली भी होंगी। और साथ में नेचर का भी एक बहुत नष्ट हुआ है, जो परमानेंटली मुझे लगता है अब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से जो नुकसान की भरपाई है उसका जो भी खामियाजा है वो वहाँ रहने वाले लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय में जब असम के लोग ऑलरेडी कोरोना के साथ में अफ्रीकन फ्लू से भी जूझ रहे हैं, उनको कोरोना के साथ बाढ़ का भी खतरा है और ऐसे में वो अपना घर छोड़कर कैंप में रहने को मजबूर है, जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं होंगी। प्राकृतिक नुकसान जो हुआ है वो अपनी जगह पर है। ऐसे में सरकार को इस बारे में भी जवाब देना चाहिए। इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।